नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबर उत्तर प्रदेश की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। यूपी सरकार का मिशन रोजगार जारी, 700 अभ्यर्थियों को सीएम देंगे नियुक्ति पत्र। लोक भवन में आयोजित होगा कार्यक्रम। गोरखपुर शहर में बनेगा पहला मिनी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, हाईटेक सुविधाओं से लैस होगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। 23 जुलाई को सीएम योगी करेंगे शिलान्यास। यूपी वालों को लग सकता है महंगी बिजली का झटका, बिजली महंगी करने को हो रही तैयारी। बिजली कंपनियां 15 अगस्त तक फाइल करेंगी प्रस्ताव। प्रयागराज में युवक ने चापड़ से अपने ही परिवार पर किया हमला, मां और बहन की मौत, पिता की हालत गंभीर। कई थानों की फोर्स ने घर को घेरा। फर्रुखाबाद में बाढ़ का कहर जारी, खतरे के निशान पर पहुंचा गंगा का जलस्तर। बाढ़ के कहर से दर्जनों परिवार हुए बेघर। राजधानी लखनऊ में आज से 70 रुपए में सरकारी टमाटर, सस्ते में मिलेंगे टमाटर। टमाटर की कीमतों में प्रति किलोग्राम 10 रुपए की कमी। शहर में 10 स्थानों पर वैन लगाई गई। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब रुक करते हैं खबरों की ओर। अहम खबर आपको हम बताते हैं, जहां पर खबर लखनऊ से है। यूपी सरकार का मिशन रोजगार जारी है। आज 700 अभ्यर्थियों को सीएम नियुक्ति पत्र देंगे। यूपी पीएससी के चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। सुबह 11 बजे लोक भवन में कार्यक्रम आयोजित होगा और नियुक्ति पत्र सौंपेंगे खुद मुख्यमंत्री। आज 700 अभ्यर्थियों को सीएम नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री की ओर से आज नियुक्ति पत्र सौंपा जाएगा। यूपी पीएससी के चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। फिलहाल यह खबर आपको बता रहे हैं। और सुबह 11 बजे लोक भवन में आयोजित होगा कार्यक्रम। तो सुबह 11 बजे लोक भवन में कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। ये अहम खबर आपको हम बता दें, जहां पर सुबह 11 बजे 700 अभ्यर्थियों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नियुक्ति पत्र सौंपते हुए नजर आएंगे। लखनऊ से आम खबर, यूपी पीएससी के चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपा जाएगा। तो यूपी पीएससी के चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपा जाएगा। सुबह 11 बजे लोक भवन में कार्यक्रम आयोजित होगा। यह आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। सुबह 11 बजे कार्यक्रम का आयोजन होगा और यूपी सरकार का मिशन रोजगार लगातार जारी है। तो यूपी सरकार का मिशन रोजगार लगातार जारी है। आज 700 अभ्यर्थियों को सीएम नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। तो आज 700 अभ्यर्थियों को सीएम सौंपेंगे नियुक्ति पत्र। यूपी पीएससी के चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपा जाएगा। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सतीश संगम जुड़ चुके हैं। सतीश, यूपी सरकार का मिशन रोजगार लगातार जारी है, लगातार अभ्यर्थियों को हम देख रहे हैं। पिछले कुछ समय से देखा जाए, मुख्यमंत्री खुद नियुक्ति पत्र सौंपने के लिए पहुंचते हैं और अभ्यर्थियों में भी सबको लेकर बेहद उत्साह नजर आता है। बिल्कुल, देखिए पिछले एक महीने से आप देखें कि हर दिन करीब जो भी नियुक्ति हो रही है नए स्तर पर, उनको एक तरह से नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है अभ्यर्थियों को। आज इसी कड़ी में लोक भवन में 11 बजे कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें 700 से अधिक जो अभ्यर्थी हैं अलग अलग सेक्टर्स के, अगर बताया अलग अलग विभाग में, उनको नियुक्ति पत्र देनी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसमें शिरकत करेंगे। इसके अलावा जो एक तरह से वित्त मंत्री हैं वो इसमें शामिल होंगे, सुरेश कुमार खन्ना। इसके अलावा अलग अलग सेक्टर विभाग के मंत्री हो इसमें शामिल होंगे। और इसमें 700 अभ्यर्थियों में न केवल गृह विभाग के बल्कि डिप्टी कलेक्टर भी हैं इसमें, और भूखंड के विभाग के भी हैं, होमगार्ड विभाग के हैं। ऐसे तमाम ऐसे विभाग के हैं जो यूपीएससी के जरिए एग्जाम हुए थे, उसमें आज नियुक्ति पत्र देनी है। साफ इसके जरिए संदेश दिया जा रहा है कि रोजगार को लेकर जिस तरह से काम शासन द्वारा किया जा रहा है, स्वरोजगार को जोड़ने की बात हो या फिर रोजगार बढ़ाने की बात हो, तो उसके जरिए पहल की जा रही है। पिछले एक सप्ताह से संकेत दिया जा रहा है, जिस तरह से आप नियुक्ति पत्र आप देख रहे हैं कि अलग अलग विभाग में, कभी हेल्थ सेक्टर में, कभी यूपीएससी के द्वारा, कभी एजुकेशन क्षेत्र में, या कभी एक तरह से पीडब्ल्यू विभाग के जो अभ्यर्थी जो पिछले कई समय, 1 साल पहले जो एग्जाम हुए थे, तो उनको ही नियुक्ति पत्र देने का काम किया जा रहा है। और लोकसभा चुनाव को अगर ध्यान में रखें तो कहीं न कहीं एक संकेत दिया जा रहा है कि युवाओं को किसी तरह का निराश नहीं किया जाएगा। और जिस तरह से रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं उत्तर प्रदेश में, जब आबादी के हिसाब से भी देखें, और जो एजुकेशन के क्षेत्र बढ़ रहे हैं, उसमें कहीं न कहीं इसकी भी भूमिका। और जाहिर सी बात है, 700 से अधिक जो अभ्यर्थी चयनित हुए हैं उनको नियुक्ति पत्र देंगे तो हर विभाग का जो काम है उसमें तेजी आएगी और विभाग का जो कार्य प्रणाली है वो भी मजबूत होगी। जी बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं आज ये अहम कदम है और इससे जो बेरोजगारी दर है वो भी काफी कम हो रही है। खुद मुख्यमंत्री यहाँ पर सजग नजर आते हैं और लगातार लोगों को नियुक्ति पत्र सौंपे भी जा रहे हैं। शुक्रिया सतीश आपका अधिक जानकारी के लिए। तो लखनऊ से खबर, यूपी सरकार का मिशन रोजगार लगातार
जारी है और आज 700 अभ्यर्थियों को सीएम नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। फिलहाल ये आम खबर आपको हम बता दें, जहां पर सीएम की ओर से नियुक्ति पत्र सौंपे जाने की बात सामने आई है। फिलहाल ये आम खबर, यूपीएससी के चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपा जाएगा। सुबह 11 बजे लोक भवन में कार्यक्रम आयोजित होगा। तो सुबह 11 बजे लोक भवन में कार्यक्रम आयोजित होगा और यूपी सरकार का मिशन रोजगार लगातार जारी है। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली खबर है प्रयागराज से, जहां पर करेली थाना अंतर्गत 12 मार्केट इलाके में मानसिक रूप से बीमार युवक आरिफ ने अपने परिवार के लोगों पर चापड़ से हमला कर दिया। हमले से आरिफ की मां और बहन की मौत हो गई है और उसका पिता घायल हो गया है। इस दौरान युवक ने खुद को भी आग लगाने की कोशिश की। पुलिस ने जब उसको पकड़ने का प्रयास किया तो उसने पुलिस पर भी तेजाब फेंका। बाद में फायर ब्रिगेड की टीम ने पानी की बौछार करके युवक को पकड़ लिया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि इस दौरान पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। कई थानों की फोर्स ने उस घर को घेरा हुआ है। हालांकि युवक ने कदम क्यों उठाया, यह अभी तक राज बना हुआ है। ये है कि मेरी माँ को, मेरी बहनों को ये टॉर्चर करता था। कौन? यही मोहम्मद आरिफ, जो ये हत्याकांड का जो ये चश्मदीद गवाह आप लोग देख रहे हैं। ये हमेशा आए दिन कहीं तलवार लेकर के, कहीं चाकू लेकर के घर के अंदर कमरे में रखा रहता था। हमारी माँ ने कई बार कहा कि हमको पुलिस में FIR करने दो, एक एप्लीकेशन देने दो। ये इशरत भाई हैं, इनसे भी कई बार मेरी माँ ने कहा, लेकिन इशरत भाई ने कहा कि आप करिए, हम हैं आपके साथ में। लेकिन मेरी माँ वही माँ के लड़के के प्यार में 200-500 दे दे, ठंडा हो जाए। हमेशा सबको इसने जो है घर के अंदर मारा पीटा, मेरा मोबाइल तोड़ दिया। आज तो उसने हद ही खत्म कर दिया कि हम 12 बजे सो रहे थे। कोई वजह नहीं थी। 2 दिन पहले इसने छेड़खानी किया माँ से। हम तो रहते नहीं, हम तो बाहर चले जाते हैं। मेरी पत्नी ने से एक बार इसने झगड़ने की कोशिश किया था, तो पत्नी ने तुरंत पुलिस को फोन करके बुलाया था। ये लगा रोने लगा, हाथ पैर जोड़ने लगा, मेरी क्या गलती, हमें नहीं चाहिए, हमें ये कमरा दे दीजिएगा। हमने कहा ऊपर वाला बन गया, अगर तुम्हारे पास पैसा हो तुम बनवा लो, तुम ले लो, नहीं जाओ हमारे पास पैसा होगा हम बनवाएंगे, तुमको अपना कमरा दे देंगे, बात आएगी खत्म। तो युवक ने अपने ही परिवार पर हमला कर दिया, जिसमें मां और बहन की मौत हो गई है। पिता गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। राहुल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राहुल मिश्रा हमारे संवाददाता प्रयागराज से। राहुल, आखिर क्या हुआ कि रिश्तों को कलंकित कर देने वाला ये मामला सामने आया है? एक बेटा अपनी ही मां और बहन की जान का दुश्मन बन बैठा, क्या वजह थी, कोई जानकारी मिली अब तक? जी, आपसे बता दें कि कमिश्नर प्रयागराज ने जानकारी दी कि मानसिक रूप से वो बीमार रहता था। रहने के बाद वो कई बार, ये वारदात पहली बार नहीं है, इससे पहले कई बार वो हाथापाई करता था। कहीं वो चाकू या तलवार से डरवाया करता था और डरवाते आज हद क्रॉस कर दिया कि अपने ही माँ और बहन की हत्या कर दिया। और करने के बाद सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है तेजाब उसके पास कहां से आया? तेजाब से वार किया। कुछ पुलिस वालों के ऊपर भी तेजाब डालने की कोशिश किया, डाला भी, और पुलिस वालों ने अपने आप को बचाव किया। फिर जब पुलिस के लगा कि अब हम ये बच नहीं पाएंगे, तो उन्होंने भारी संख्या में फोर्स बुलवाया, पानी के टैंकर आया, फिर आग जलन बुझाने वाले आए। पानी का छिड़काव अगर नहीं होता तो पता नहीं कल कितनी घटनाएं घटा देता है, आज कितनी घटनाएं घटा के ये कितने को बेसहारा बना देता। और उसके बाद आपसे बता दें कि प्रशासन ने कैसे वैसे उसे पकड़ा, ले जाकर के स्वरूप रानी हॉस्पिटल में ले गए, एडमिट कराए हैं। और अभी ये मामला कई दिनों से चला रहा है, कई पुराना है। इसकी माँ ने कहा, जब गुस्सा करके तहरीर देती थी, FIR दर्ज करवाने के लिए कहती थी, फिर बाद में माँ का दिल तो माँ का दिल होता है, फिर रुक जाया करती थी। परिवार वाले क्या करते हैं, अड़ोसी पड़ोसी कहते थे कि इसे जेल भिजवा दो, क्योंकि कभी किसी के साथ घटना घट कर सकता है। लेकिन जो घटना इसने कर दिया वो प्रयागराज को नहीं, पूरे प्रयागराज को हिला के रख दिया। आसपास के आदमी जो है, करेली क्षेत्र के जो आदमी है, वो इससे डरे सहमे हैं कि ये आदमी अगर छूटेगा तो फिर भी कुछ ना कुछ करेगा, क्योंकि जो माँ बहन को नहीं छोड़ सकता, वो अड़ोस पड़ोस और भाई को कैसे छोड़ेंगे? इससे पूरे परिवार डरा सहमा है। प्रशासनिक अमला जो है वो पूरी छावनी बनाई हुई है, बना करके इसे ले जाके अभी करेली थाने में बैठाया गया है। पूछताछ हो रही है। जानकारी अभी तक जो बिल्कुल राहुल, देखिए जिस तरीके की घटना को इसने अंजाम दिया है, बेहद ये साफ तौर पर बहुत ज्यादा बुरी बात है। और देखिए किस तरीके से यहाँ पर लगातार, आपने जैसा कि कहा कि इस तरीके की वारदातों को पहले भी अंजाम देता रहता था, विवाद इसका होता रहता था, लेकिन हद पार हो गई तब जब इसने अपनी माँ और बहन की जान ले ली। पिता बताया जा रहा है कि गंभीर रूप से घायल हैं और अस्पताल में भर्ती कराए गए। उनकी
की स्थिति कैसी है? इसके साथ ही राहुल ये भी बताइए कि जब लगातार ये व्यक्ति अपने घर में इस तरीके का व्यवहार करता था तो आखिर परिजन जो थे, अभी हमने बाइट भी सुनाई अपने दर्शकों को जहां पर आरोपी के बड़े जो भाई हैं वो कह रहे हैं कि इसके पहले भी कई बार इसने इस तरीके की वारदात को अंजाम दिया था, फिर बावजूद इसके परिजनों ने कभी पूरा मामला क्यों नहीं दर्ज कराया, पुलिस में शिकायत क्यों नहीं की? क्या घर के किसी भी शख्स की ओर से कभी कोई मामला पुलिस तक पहुंचा था? इस सबसे जुड़ी कोई जानकारी आपके पास? 12 नंबर पे अक्सर कोले हुआ करती थी, सूचना दी जाया करती थी। जैसे एक माँ है, माँ तो अपने बच्चे को बचाने लगी रही, आज उसी माँ का जो इंतकाल हुआ, जिसे मार दिया गया, कोई आज वो अगर माँ चाहती तो ये अंदर होता तो ऐसे आज घटना न घटती। और जो ये एप्लीकेशन दिया करते थे, बाद में एप्लीकेशन वापस लेते थे, क्योंकि ऐसा ना हो कि मेरे बच्चे को मारा जाए। भाई और जो इसकी भाभी क्या है, ये चाहते थे, क्योंकि भैया इसका बाहर काम करता रहता था, दिन भर निकल जाया करता था, अपनी भाभी से भी उलझा करता था। तो भाभी जो है पुलिस बुला करके कई बार इसे टॉर्चर करवाया, लेकिन क्या पारिवारिक मामले में पुलिस भी इंटरफेयर नहीं करना करती थी, क्योंकि परिवार का मामला है, जाके सुलह कर लेते थे। बिल्कुल, यानी परिवार कहीं ना कहीं लगातार ये सोच रहा था कि आगे चलकर ये व्यक्ति सुधर जाएगा, लेकिन जिस तरीके से इसने अपनी मौत बहन की जान ले ली है और पिता गंभीर रूप से घायल है, ये देख पा रहे हैं कि किस तरीके से इसका जो दिमागी संतुलन है वो बिगड़ा हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि ऐसी घटनाओं को अंजाम व्यक्ति सिर्फ तभी दे सकता है। शुक्रिया आपका राहुल, अधिक जानकारी के लिए। तो देखिए, अहम खबर आपको हम बता रहे थे, जहां पर आप देखिए किस तरीके से रिश्तों को शर्मसार कर देने वाला ये मामला सामने आया है। एक बेटा अपनी ही माँ और बहन का दुश्मन बन गया, उसने अपने ही परिवार के लोगों पर हमला कर दिया और परिवार के लोगों पर इसने चापट से हमला किया, जिसमें मां और बहन की जान चली गई। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। अगली खबर फर्रुखाबाद से आपको हम बताते हैं, जहां बाढ़ का कहर लगातार जारी है। गंगा का जलस्तर खतरे के निशान पर पहुंच चुका है। बाढ़ पीड़ितों की मदद के सारे दावे फेल हो रहे हैं। जिला प्रशासन के हवाई हो रहे साबित दावे और ग्रामीण सड़क किनारे कर रहे गुजर बसर, छोटे वाहनों के आवागमन पर रोक लगा दी गई है और किसानों की हजारों बीघा फसल बर्बाद हो गई है। जिला प्रशासन के सारे दावे हवाई साबित हो रहे हैं। जान जोखिम में डालकर किसान अपनी फसलों को बचा रहे हैं और ग्रामीण किसी तरह से सड़क किनारे ही गुजर बसर करने को मजबूर हैं, क्योंकि लोगों के घरों में पानी भर गया है। बाढ़ के कहर से दर्जनों परिवार बेघर हो गए हैं। छोटे वाहनों के आवागमन पर रोक लग गई है। सैकड़ों गांव इस भारी बाढ़ की चपेट में हैं और जलमग्न हो गए हैं। बड़ी खबर है फर्रुखाबाद से, जहां पर जान जोखिम में डालकर किसान किस तरीके से अपनी फसल बचा रहे हैं। ये भी बड़ी बात है, क्योंकि किसान चारों तरफ से तबाह नजर आते हैं। एक तरफ किसानों का घर बर्बाद हो गया, भारी बारिश में किसानों के घर पूरी तरीके से ढह चुके हैं। कई किसानों की फसलें भी बर्बाद हो गई हैं। ऐसे में किसानों के सामने एक बड़ा संकट है। बाढ़ के कहर से दर्जनों परिवार बेघर हो गए हैं और सड़क किनारे ही गुजर बसर करने को मजबूर नजर आते हैं। सैकड़ों गांव जलमग्न हो गए भारी बारिश के इस पानी में और बाढ़ लोगों के सामने मुसीबत बन गई है। तो फर्रुखाबाद में बाढ़ का कहर लगातार जारी है और गंगा का जलस्तर खतरे के निशान पर पहुंच गया है। ऋषि सिंगर हमारे साथ फर्रुखाबाद से जुड़ चुके हैं। ऋषि, फर्रुखाबाद में किसानों के सामने सबसे ज्यादा समस्याएं हैं और सबसे बड़ी बात यह कि प्रशासन जो दावे इन बाढ़ पीड़ितों की मदद की कर रहा था वो खोखले और हवाई साबित हो रहे हैं। अनम्यूट करें ऋषि, उसके बाद अपनी बात शुरू करें। किसान अपनी जान जोखिम में डालकर अपनी फसल बचाने के लिए प्रयास कर रहा है। खुद ही नाव बनाई हुए, प्रशासन की तरफ से उन्हें कोई सुविधा मुहैया नहीं कराई गई। उन्होंने खुद ही अपने तरीके से ड्रम लगा के नाव तैयार की, जिससे वो जान जोखिम डाल के अपनी फसल को निकाल रहे हैं। और लगातार जलस्तर बढ़ने से लगभग 1 सैकड़ा गाँव जलमग्न हो चुके हैं और ग्रामीण वहां से सुरक्षित और ऊंचे स्थानों पर निकल कर अपने गुजर बसर कर रहे हैं। पन्नी डालकर सड़क किनारे इस तरह से वो जीवन यापन कर रहे हैं, लेकिन प्रशासनिक सुविधा अभी उन्हें कोई मुहैया नहीं कराई गई है। बिल्कुल, प्रशासनिक सुविधा अब तक नहीं मिल पाई है और ग्रामीण परेशान हैं, सड़क किनारे ही रहकर गुजर बसर कर रहे हैं। लेकिन क्या ऋषि, क्योंकि प्रशासन कह रहा है कि वो लगातार मदद कर रहा है, सबसे ज़्यादा खतरा उन लोगों के लिए है जो गंगा किनारे या नदियों के किनारे बसे हुए थे। ऐसे में इन लोगों के घर भी बेकार हो गए हैं, इनका खेत भी तबाह हो गया है। ये लोग आखिर कहाँ जाएं? क्या ये लोग प्रशासन से किसी तरह की मदद की गुहार लगा रहे हैं? ऋषि, अनम्यूट करें। उन्हें मदद मुहैया कराई जाएगी। सबसे ज्यादा गंभीर स्थिति तहसील अमृतपुर की है। तहसील अमृतपुर 2 नदियों से घिरा हुआ, गंगा और रामगंगा नदी से, जहां बाढ़ की स्थिति बहुत ज्यादा गंभीर है।
बिल्कुल, साफ तौर पर गंभीर स्थिति यहां पर हो गई है और लगातार बढ़ रहे जलस्तर के चलते लोग परेशान हैं। शुक्रिया आपका ऋषि अधिक जानकारी के लिए। तो ये आम खबर आपको बता दें, किसानों की हजारों बीघा फसल बर्बाद हो गई है। जान जोखिम में डालकर किसान अपनी फसल बचा रहे हैं और ये आम खबर आपको हम बता दें, किसानों की हजारों बीघा फसल बर्बाद, जिसके बाद किसान परेशान नजर आ रहे हैं। और फिलहाल यहां पर एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। आगरा से खबर, जहां पर यमुना नदी में भयंकर बाढ़ की चपेट में आने से पिड़ौरा क्षेत्र के 20 गांव प्रभावित हो गए हैं। इनमें से गगनकी, काकर, मधुआ, पूरा गांव बाढ़ में डूब गए। इन तीनों गांवों के दर्जन भर मकानों में बाढ़ का पानी घुस गया है, जिसके चलते ग्रामीण सुरक्षित स्थान की ओर पलायन कर गए हैं। वहीं प्रशासनिक मदद न पहुंचने से ग्रामीणों में भारी आक्रोश व्याप्त है। यमुना नदी में आई भयंकर बाढ़ के पिड़ौरा क्षेत्र का गगन की गांव डूब गया, जहां एक मकान की एक दीवार भरभरा कर गिर गई, जिससे बच्चे बाल बाल बच गए। मकानों में बाढ़ का पानी घुसने के चलते सभी ने अपने अपने मकान खाली कर दिए। बाढ़ में डूबे गगन की गांव के ग्रामीणों का आरोप है कि यमुना में आई बाढ़ के चलते करीब 1 दर्जन मकान डूब चुके हैं और ग्रामीणों को मजबूरन बीहड़ में तरपाल तानकर खुले आसमान के नीचे रहना पड़ रहा है और बीहड़ का किनारा होने के चलते जंगली जानवरों को भी खतरा बना हुआ है। ये गांव इन लोगों के, किसान लोगों के सारी जमीन गगन की गांव में 100 के 100% डूब चुकी है। बाजरा की फसलें नष्ट हो गई, घर डूब चुके हैं, अनाज इनके बह गए, कपड़े बह गए, इनके पास कुछ आज खाने पीने को कुछ नहीं बचा है, 0% पे खड़े हुए हैं। बाढ़ आई एकदम, पत्नी खाना बना रही थी और बाल बच्चे डिंगा बैठे, दीवार पलट गई थी। अच्छा, कोई चोट वोट आई? कोई चोट तो नहीं आई है। अच्छा, बच गई। क्या नाम है? श्याम देवी। और इसी खबर पर हमारे साथ बालकृष्ण जुड़ चुके हैं। बालकृष्ण, मकानों में दरारें आ गई हैं, लोगों के मकान ढह रहे हैं, लेकिन प्रशासन इन तक क्या मदद पहुंचा रहा है? अनम्यूट करें बालकृष्ण, उसके बाद अपनी बात शुरू करें। यमुना रौद्र रूप में दिख रही है। यमुना का जलस्तर लगातार तेजी के साथ बढ़ रहा है और यमुना का जो जलस्तर है वह है तटवर्ती गांव में पहुंच चुका है। जो ग्रामीण इलाके हैं उनमें बाढ़ का पानी भर गया है। ग्रामीणों को अपने गांव खाली कर ऊंचे स्थानों की ओर जाना पड़ रहा है। वहीं बात करें अगर तहसील बाग की, तो बाग के पिड़ौरा क्षेत्र के गगन की, ख्याली की मड़ैया, मधुआपुरा, कांकर, ये ऐसे प्रभावित गांव है जो पूर्ण रूप से डूब चुके हैं। इसके अलावा 20 गांव ऐसे हैं जो बाढ़ के चलते घिर गए हैं। 20 गांव प्रभावित हैं। गगन की गांव चारों तरफ से पानी से घिर गया है, मकान डूब चुके हैं। लोग ऊंचे स्थानों की ओर अपने मवेशियों और जरूरत के सामान को लेकर ऊंचे टीलों की ओर पलायन कर गए हैं। वहीं ग्रामीणों की बात करें तो ग्रामीणों का आरोप है कोई भी प्रशासनिक अधिकारी या जनप्रतिनिधि उनकी समस्या को सुनने, उनका हालचाल जानने के लिए गाँव में नहीं पहुंचा है। बिल्कुल, यानी ग्रामीणों की मदद नहीं की जा रही है। प्रशासन के जो दावे हैं वो फेल साबित हो रहे हैं। इसके साथ ही लगातार जलस्तर भी बढ़ रहा है। बालकृष्ण, कोई जानकारी है कब तक आम जनता को इस भारी बारिश और बाढ़ से राहत मिलने के आसार हैं? अब यहाँ से अगर बात की जाए तो यमुना का जलस्तर अभी भी थमा नहीं है, लगातार बढ़ रहा है। ग्रामीणों जो भी गांव डूब चुके हैं वह इस समय बहुत परेशानी में है। स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर नहीं पहुंची है, किसी भी तरह की खाद्यान्न राशन सामग्री नहीं मिली है। मवेशियों के लिए किसी भी प्रकार का कोई चारे का प्रबंधन नहीं किया गया है। कोई भी प्रशासनिक अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा है। लोग ग्रामीण अपने हाल पर वहां डटे हुए हैं। कोई भी शिविर नहीं लगाए गए हैं। रात्रि में बीहड़ के किनारे टीलों पर त्रिपाल में तानकर रहने को मजबूर है। बच्चे भूख प्यास से बिलख रहे हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया बालकृष्ण आपका अधिक जानकारी के लिए। तो देखिए, आगरा में बाढ़ में गगन की गांव डूबा हुआ है। अब देखिए किस तरीके से लोगों के घर इस बारिश और बाढ़ में तबाह हो गए। लोग अब समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर वो कहां जाएं, कहां पर गुजर बसर करें। और मकानों में भी लोगों की दरारें आ गई हैं, जिसके चलते मकानों के भी ढहने का खतरा लगातार उनके सर पर मंडरा रहा है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ बाढ़ का पानी ही नजर आता है। कई ग्रामीणों ने तो यहाँ से पलायन भी कर दिया है।
और अगली खबर सीतापुर से आपको बताते हैं, जहां सरयू का जलस्तर एक बार फिर से तेजी से बढ़ा है। असर गांजुरी इलाके में दिखने लगा। असर गांजुरी इलाके में पानी आया। 10 सेंटीमीटर इजाफे के साथ जलस्तर पहुंचा 118.40 मीटर। पानी खतरे के निशान के सरयू महज 60 सेंटीमीटर दूर है। तटीय क्षेत्र के बाशिंदों में हड़कंप मचा हुआ है। बैराजों से छोड़ा गया पानी। बजे खतरे की घंटी। आपको बता दें कि 3,91,906 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। तराई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की बड़ी समस्याएं, यहाँ पर लोगों की समस्याएं बढ़ गई हैं और थाना रामपुर मथुरा क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जाता है। तटीय क्षेत्र के बाशिंदों में हड़कंप मचा हुआ है। तो फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, बैराजों से पानी छोड़ा गया, खतरे की घंटी बजी है। यह आम खबर आपको हम बता रहे हैं और 3,91,906 क्यूसेक पानी छोड़े जाने की बात सामने आई है। बैराजों से छोड़ा गया पानी, खतरे की घंटी बजी। आम जानकारी आपको हम बता दें और आगे बढ़ते खबरों की ओर। खबर है लखनऊ से, जहां पर खुर्रमनगर फ्लाईओवर के काम में तेजी के निर्देश। लोक निर्माण मंत्री जितिन प्रसाद ने निर्देश दे दिए हैं। रिंग रोड स्थित खुर्रमनगर में हो रहा है निर्माण कार्य। मुंशी पुलिया से खुर्रमनगर तक बन रहा फ्लाईओवर। दिसंबर तक फ्लाईओवर का काम हो सकता है पूरा। लोक निर्माण मंत्री ने काम पूरा करने के निर्देश दे दिए हैं। आए दिन यहां पर लंबा जाम लगता है। काम को जल्दी पूरा करने के लिए निर्देश भी दिए जाने की बात सामने आई है। और रिंग रोड स्थित खुर्रमनगर में काम हो रहा है। मुंशी पुलिया से खुर्रमनगर तक बन रहा फ्लाईओवर। यह आम जानकारी आपको बता दें, जहां पर आपको बता दें कि मुंशी पुलिया से लेकर खुर्रमनगर तक फ्लाईओवर बन रहा है, लेकिन अब इसे जल्द ही पूरा करने के निर्देश भी दे दिए गए हैं। यह आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी की पुलिस लगातार लंगड़ा ऑपरेशन जारी है और पुलिस शातिर अपराधियों के खिलाफ लंगड़ा ऑपरेशन चलाकर कड़ी कार्रवाई कर रही है। प्रदेश को भयमुक्त बनाने का काम कर रही है। अमरोहा में भी पुलिस और शातिर गौ तस्करों की मुठभेड़ हो गई, जिसमें पुलिस की गोली लगने से 25,000 का इनामी गौ तस्कर घायल हो गया है। वहीं अंधेरे का फायदा उठाकर एक फरार हो गया। शातिर गौ तस्कर पर 1 दर्जन से भी ज्यादा मुकदमे हैं। घायल गौ तस्कर को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कर दिया है। पकड़े गए गौ तस्कर के पास से अवैध असलाहा, एक कैंटर गाड़ी फर्जी नंबर पर भी बरामद हुई है और इसके खिलाफ गैंगस्टर, पुलिस मुठभेड़ सहित 19 मुकदमे दर्ज हैं। 100 बजे मुखबिर की सूचना पर थाना राजापुर पुलिस द्वारा हाईवे पर निपनिया रोड के पास एक कैंटर को रोकने का प्रयास किया गया था। इसमें उसके द्वारा कुछ फायरिंग की गई। जो फायरिंग में वो घायल हुआ है, उसका नाम हसीन सरों की गिरार है, जो कि पूर्व के मुकदमों को वांछित चल रहा था और जिस पर इसमें 15 मुकदमे दर्ज हैं और इसके पास एक अवैध तमंचा 315 बोर, 2 जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। एक साथ में एक कैंटर गाड़ी मिली जो कि नंबर प्लेट की है। उसको उपचार हेतु जिला अस्पताल भेजा गया है। अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। उत्तर प्रदेश में अमरोहा जनपद की धनोरा तहसील में आने वाले गांव इब्राहिमपुर, महसनपुर, रसूलपुर, रामपुरा, मुस्तकम, आजमपुर, चंद्राफाम और खादर में बाढ़ का पानी घुस गया है। पानी में पूरी तरह से इन गांवों को चपेट में ले लिया। गांव के ग्रामीणों का जीवन बद से बदहाल हो गया है, क्योंकि जैसे जैसे बिजनौर बैराज से पानी छोड़ा जाएगा, इनकी हालत और भी बदतर होती चली जाएगी। ये गांव के ग्रामीणों में दहशत का माहौल साफ साफ देखा जा सकता है। साथ ही ग्रामीणों को खाने और पीने में भी काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और ग्रामीण प्रशासन से भी गुहार लगा रहे हैं कि उन्हें गांव से निकालकर सुरक्षित जगह पर पहुंचाया जाए। और साथ ही पानी से हजारों बीघा फसल भी पूरी तरीके से नष्ट हो गई है। धनोरा विधायक राजीव तरारा ने डीएम राजेश कुमारी के साथ बाढ़ प्रभावित गाँव में पहुंचकर नंगे पांव गाँव में घूमकर निरीक्षण किया और ग्रामीणों को आश्वासन भी दिया है। देखिए, गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद और अत्यधिक बारिश होने के उपरांत कतिपय गांव में पानी बढ़ गया है। पानी की स्थिति बढ़ी हुई है। चारों तरफ गांव के पानी लगा हुआ। यद्यपि गांव ऊंचाई पे हैं, बस्तियां ठीक से सुरक्षित हैं, लेकिन फसलें और आने जाने के रास्ते सब डूबे हुए हैं। इसलिए गांव में कोई समस्या ना हो, इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के भी निर्देश हैं और सभी जनप्रतिनिधि भी क्षेत्र में निकल रहे हैं। तो आज माननीय विधायक जी भी आए हुए हैं हम लोगों के साथ। हम लोग 3 गांवों का भ्रमण कर रहे हैं। इसमें हेल्थ कैंप, साफ़ सफाई की व्यवस्था, इसके अलावा पशुओं को अगर कोई बीमारी है उस संबंध में, लोगों को राशन का वितरण ठीक से हो, उनकी विद्युत व्यवस्था सुचारू हो पाए। हम लोग जो बाढ़ प्रभावित गांव हैं
उसका भ्रमण कर रहे हैं। हमारे साथ सभी अधिकारी हैं, माननीय विधायक जी भी हैं। मेन चीज़ ये है कि बाढ़ के समय किसी को क्या क्या समस्याएं हैं उसको देखना और उसका निदान कराना। इसलिए हम लोग पशुओं के डॉक्टरों की टीम और अब सीधा आपको तस्वीर दिखाते हैं जहां पर आज मानसून सत्र के पहले दिन प्रधानमंत्री पहुंचे हुए हैं और क्या कुछ कह रहे एक बार सुनाते हैं। सबका स्वागत है। सावन का पवित्र मास चल रहा है और इस बार तो डबल सावन है और इसलिए सावन की अवधि भी जरा ज्यादा है और सावन मास पवित्र संकल्प के लिए, पवित्र कार्यों के लिए बहुत ही उत्तम माना जाता है। और आज जब लोकतंत्र के मंदिर में इस सावन के पवित्र मास में मिल रहे हैं तो ये लोकतंत्र का मंदिर ऐसे अनेक पवित्र कार्य करने के लिए इससे बड़ा उत्तम अवसर नहीं हो सकता है। मुझे विश्वास है कि सभी माननीय सांसद मिलकर के इस सत्र का जनहित में सर्वाधिक उपयोग करेंगे। संसद की जो जिम्मेवारी है और संसद में हर सांसद की जो जिम्मेवारी है, ऐसे अनेक कानूनों का बनाना, उसकी विस्तार से चर्चा करना बहुत ही आवश्यक है। और चर्चा जितनी ज्यादा होती है, चर्चा जितनी ज्यादा पैनी होती है, उतना जनहित में दूरगामी परिणाम देने वाले अच्छे निर्णय होते हैं। सदन में जो माननीय सांसद आते हैं वो धरती से जुड़े हुए होते हैं, जनता के दुख दर्द को समझने वाले होते हैं और इसलिए जब चर्चा होती है तो उनकी तरफ से जो विचार आते हैं वो जड़ों से जुड़े हुए विचार आते हैं और इसलिए चर्चा तो समृद्ध होती है, निर्णय भी सशक्त होते हैं, परिणामकारी होते हैं। और इसलिए मैं सभी राजनीतिक दलों को, सभी माननीय सांसदों को इस सत्र का भरपूर उपयोग करके जनहित के कामों को हम आगे बढ़ाएं। ये सत्र अनेक रूप से महत्व का भी है क्योंकि इस सत्र में जो बिल लाए जा रहे हैं वो सीधे सीधे जनता के हितों से जुड़े हुए हैं। तो संसद भवन से आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, जहां पर आने वाले मानसून सत्र को लेकर उनकी ओर से अहम बातें कही गई हैं। साथ ही सावन महीने को लेकर उन्होंने कहा कि ये अहम बात है कि इस महीने में सत्र की शुरुआत हो रही है। खबर उत्तर प्रदेश में आज उतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार।